पिछली क्लास में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। उसमें से एक चीज़ थी परिचय। परिचय के राजस्थान कोई परिचय का मोहताज नहीं है, इसलिए हम परिचय को आगे बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए कि जो GDP है उसको GSDP लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट है। राजस्थान क्या है? स्टेट है। तो इसलिए यहाँ पर ज़बरदस्ती GDP के बीच में हमने जो है एस को घुसा दिया। ये देखिए, ये जो एस है ये घुस चुका है GDP के बीच में। अर्थात जब बात करेंगे स्टेट की तो हम वहाँ पर GDP शब्द नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे GSDP। भारत की GDP, राजस्थान की GSDP एक ही बात है। इसका हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। राजस्थान की GDP बोल दो तो भी कोई बड़ी बात, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में उसको GSDP बोला गया है, इसलिए हम भी उसको GSDP ही बोलेंगे। नाउ, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि राजस्थान की GSDP वो है 17.04 लाख करोड़। रटा हुआ होना चाहिए। और 2023-24 की बात करें तो उस समय थी 15.22, यानी कि 15.22 लाख करोड़ रुपए। कंपैरिजन हमने किया था, वो पिछली क्लास में कर लिया, तो हम इस बार नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। तो दो चीज़ें याद की, 17.04 लाख करोड़, उसके अलावा 15.22 लाख करोड़। ये 2023-24 की है, वो 2024-25 की अनुमानित है। अभी इसका कोई फिक्स डेटा आया नहीं है, ये बस अनुमान है कि 2024-25 में इतनी रहेगी। अंडरस्टैंड? यस और नो? प्रति व्यक्ति आय की हमने बात करी थी, तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति हर बंदा 1.85 लाख रुपए कमाता है। सोच के देखो आप कितना अमीर है। लेकिन आप कंपैरिजन करोगे तो हमसे भी बहुत अमीर बैठे हैं। अमेरिका का साला एक आदमी 75 लाख रुपए साल के कमाते हैं, और राजस्थान का 1.85 लाख। बताओ, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय है। GSVA का कंट्रीब्यूशन की हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सियावर रामचंद्र की जय का, अर्थात सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है GSVA में। GSVA क्या है इसको आगे बात करेंगे, अभी के लिए समझ लीजिए कि GDP के जैसा ही मामला है कुछ। और I फॉर इंडस्ट्री और A फॉर कृषि, एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन उसके बाद, और सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर का। आगे बढ़ेंगे। अब इस क्लास में हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था को हम मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं, पता कैसे चलता है कि कौन सी राज्य की, कौन से देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, किन फैक्टर्स को हम काम में लेते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी देर यहाँ पर बसने जा रहे हैं। अब आप देखो गौर से, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये दिखाता है एक राज्य के विकास को। एक राज्य की अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो कैसा हो रहा है, उसके 2, 3, 4 फैक्टर हैं। उनसे हम पता कर सकते हैं कि एक राज्य की इकोनॉमी, एक राज्य की अर्थव्यवस्था जो है कितनी अच्छी है, कितनी गई गुजरी है। पहली चीज़ है GSDP, अर्थात एक राज्य की GSDP देखकर हम उसकी अर्थव्यवस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी कई फैक्टर हैं, धीरे धीरे उनकी बात करेंगे। पहली बात है कि अगर आपको किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार का देखना हो कि उसके राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उसकी जाके आर्थिक समीक्षा उठा लो और वहाँ पर उसकी GSDP देखो कि उसकी GSDP कितनी है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस स्टेट की हालत क्या हो सकती है। GSDP बार बार बोल रहे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए साला G का मतलब क्या है। तो G का मतलब है ग्रॉस। क्या मतलब है? ग्रॉस। अगर आपने कभी, आपको सैलरी मिली हो जीवन में, क्योंकि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो आपकी उम्र 20-25 तो होगी, शायद आपने कभी काम किया नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में तो साला कोई काम करता ही नहीं है, और वो काम करता है तो वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता नहीं है। तो आप, लगता तो है नहीं कि आपने कभी
सैलरी स्लिप किसी की देखी होगी, अगर देखी हो तो आपने ध्यान से देखना कभी उसको कि उसमें लिखा होता है ग्रॉस सैलरी। जैसे आपकी बेसिक है 1000 रुपये और आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है सपोज करो 580 रुपये और आपको HRA मिल रहा है 100 रुपये। ये 3 अलाउंस अक्सर सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। इसको बेसिक बोला जाता है, इसको DA यानी कि महंगाई भत्ता बोला जाता है और इसको HRA बोला जाता है। अगर इनको जोड़ोगे आप तो ये आएगा लगभग 1680 रुपये। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। लेकिन ये ग्रॉस सैलरी खाते में नहीं आती। खाते में आपके आएंगे फॉर एग्जांपल 1400 रुपये आ गए। तो ये जो बाकी के जो 280 रुपये ये है कटौतियाँ, इनको बोलते हैं डिडक्शंस। ठीक है, तो डिडक्शन के बाद जो पैसा बचता है उसको बोला जाता है नेट। नेट अर्थात आपकी जो ग्रॉस है उसमें से आपने डिडक्शंस को कम कर दिया, कटौतियों को कम कर दी, उसके बाद की जो सैलरी बचती है वो है आपकी नेट। तो यही टर्मिनोलॉजी हम GSDP को समझने में काम मिलेंगे। अर्थात GSDP जब मेजर करते हैं तो किसी भी तरीके की हम कटौतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रॉस, क्योंकि हमने अभी समझा कि ग्रॉस सैलरी अर्थात बिना कटौतियों के सैलरी। तो ग्रॉस शब्द का आई होप आपको मतलब समझ आया होगा और नेट का भी आपको मतलब समझ आया होगा कि कटौतियों के ग्रॉस में से अगर अपन कटौतियाँ निकाल दें, ग्रॉस में से अगर अपन कटौतियाँ निकाल दें तो बचेगा क्या? नेट बचेगा। और एक शब्द यूज होता है टोटल। तो टोटल शब्द का भी हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि टोटल बिल्कुल अलग चीज़ है। अब हमने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमको समझना है, तो ग्रॉस शब्द का मतलब हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे हम डोमेस्टिक की। ये जो पीला पीला डोमेस्टिक लिखा है इसकी बात करेंगे। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एक शब्द है, उसको ना उसका मतलब होता है घरेलू। जैसे कोई घर की बात हो रही है, अगर आप अपने घर की बात कर रहे हो तो घर की सीमाओं के अंदर, लेकिन यहाँ पर घर का मतलब घर नहीं है, घर का मतलब राज्य या देश है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझ के देखते हैं, यानी कि हमारा घर अर्थात भारत, देश की सीमाओं के भीतर किया गया उत्पादन। अंडरस्टैंड? यहाँ पर सीमा बहुत प्यारी चीज़ है। सीमा की हम बात कर रहे हैं, किसकी सीमा? देश की सीमा। अब वो उत्पादन भले ही कोई कर रहा हो लेकिन कर हमारे घर में रहा हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है। चाहे वह उत्पादन देश के नागरिकों ने किया हो चाहे विदेशियों ने किया हो। अब आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल ये है कि एक कंपनी है भारत में, एक जापानी कंपनी है, उसका नाम है टोयोटा। अब वो बनाती है कार। कार कहाँ बनाई उसने? भारत में बनाई। तो कंपनी भले ही वो साली जापान की है लेकिन कार बना रही है भारत में। तो ये जो GDP है ये भारत की बढ़ेगी। अर्थात जो कार बनी है, सपोज करो एक कार 10 लाख रुपए की बन के तैयार हुई है, तो वो 10 लाख रुपए जो है वो भारत की GDP में शामिल होगी, भारत की GDP बढ़ेगी उससे। कंपनी भले ही जापान की है। अजीब खेल है। अगर दिल्ली में कोई मशीन बन रही है तो वो भारत की ही GDP में शामिल की जाएगी क्योंकि भारत की सीमाओं के अंदर बन रही है ना भाई। ऐसे है बात। तो डोमेस्टिक शब्द का मतलब है एक देश की सीमाओं के अंदर जो बन रहा है ना मामला, उसको बोला जाता है। और अगर जैसे बाबा जी ने क्या किया, एक फैक्ट्री लगा दी अमेरिका में जाके और बोल रहा है कि दंत कांति करो और मस्त रहो, तो वो अमेरिका की सीमाओं के अंदर दंत कांति अपनी प्रोडक्शन कर रही है, पतंजलि अपना प्रोडक्शन कर रही है, तो वो भारत की GDP में शामिल नहीं होगी, वो USA की GDP में शामिल होगी। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम उत्पाद की। देखो हमने बात करी है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ग्रॉस को हमने समझा, स्टेट मानी तो स्टेट है ही, और डी यानी डोमेस्टिक, इसको भी हमने समझा सीमाओं के भीतर। और अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के 2 बेसिक टाइप्स होते हैं। पहला, अगर आप कोई वस्तु निर्माण कर रहे हो, सपोज करो आप पेन बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, फर्नीचर बना रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लैपटॉप का निर्माण कर रहे हो, तो उस लैपटॉप को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन है, जो वस्तु हम बना रहे हैं,
इस वस्तु को हम जीडीपी में शामिल करते हैं। जैसे हमने 5,000 रुपये का एक मोबाइल बनाया तो 5,000 रुपये जीडीपी में शामिल हो गए। लेकिन अगर आप एक यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी तक आप बस से यात्रा करें, अब वो बस में आपने 100 रुपये मान लो सपोज करो किराए के दे दिए। अब ये 100 रुपये किराए के दे दिए तो ये जो सर्विस आपने ली है या फिर बस वाले ने जो सर्विस लोगों को दी है, अब उसने कोई चीज़ तो बनाई नहीं है भाई, उसने कोई प्रोडक्ट तो बनाया नहीं है, उसने अपनी सेवाएं दी हैं। एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ा के आ रखा है, अब उस टीचर ने कुछ भी नहीं बनाया, ऐसी कोई चीज़ उसने नहीं बनाई जिसे आप देख सको छू सको, उसने बच्चों को पढ़ाया, उसने अपनी सेवाएं दी है। तो ये जो सेवाएं हैं ये सेवाएं भी जीडीपी में काउंट की जाती है। तो जीडीपी में प्रोडक्ट का दो मतलब होते हैं, एक तो वस्तु जो कोई कंपनी निर्माण कर रही है जैसे जूते बना रही है, पेन बना रही है, दूसरा सेवाएं, जैसे बैंक में आप गए, बैंक में आप सेवा लेके आ गए, बैंक वाले आपको सेवा दे रहे हैं, तो वो कोई प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहे, वो बस आपको सेवाएं दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से आपने पर्ची लिखवाई, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बनाया, कोई भी चीज़ नहीं बनाई, लेकिन डॉक्टर ने आपको अपनी सेवाएं दी। तो कुल मिला के ये वस्तु और सेवा, इनको एक साथ मर्ज करके हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ऐसे तो इन दोनों का ही मूल्य जो है जीएसडीपी कहलाता है। इसकी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं जीएसडीपी की डेफिनेशन की। तो एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमा में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीएसडीपी कहा जाता है। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब एक निश्चित अवधि का क्या मतलब है, इसकी भी हम बात करेंगे। राज्य या देश की सीमा क्या है, इसकी हमने बात कर ली है। वस्तु और सेवाएं क्या हैं, इसकी भी हमने बात कर ली है। और अंतिम मूल्य की हम बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आप देखना कि एक निश्चित अवधि होती क्या है भाई। अगर जीडीपी या जीएसडीपी को मापने के लिए हम एक निश्चित अवधि चुनते हैं, तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत ने जो है 2024-25 में जीडीपी में 8% की वृद्धि देखी। तो ये 2024-25 क्या है, अभी हमने जो फर्स्ट पेज इसका पढ़ा था, फर्स्ट जो बात करी थी उस पर लिखा था आर्थिक समीक्षा 2024-25, ठीक है। तो ये 2024-25 क्या था, ये एक निश्चित अवधि थी मेरे बच्चे। 2024-25 क्या था, एक निश्चित अवधि थी। इसके अगली साल फिर हम 2025-26 की बात करेंगे। तो एक निश्चित अवधि का मतलब यही होता है। और ये 24-25 का मतलब क्या है, क्या 2024 पूरी है, नहीं है। 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये इसको हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। जैसे अगली बार की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चाइना में वित्तीय वर्ष जो है 1 जनवरी से वो मेजर करते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन भारत में वित्तीय वर्ष चलता है 1 मार्च से। अब कई बार हम है ना जीडीपी का छोटे छोटे रुझानों के लिए हम जो है इसको 4 हिस्सों में बांट देते हैं। और जब किसी चीज़ को 4 हिस्सों में बांटते हैं, आपने देखा होगा कि आप एक 750 ml की बोतल लाते हो, ठीक है। तो लेकिन कई लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, वो इसका चौथा हिस्सा लेके आते हैं। लगभग मान लो आप 180 ml के आसपास आता है वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चौथाई हिस्सा। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो बोलेंगे क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो 1 क्वार्टर आप ला रहे हो, इसका मतलब 180 ml, यानी कि इस बोतल का चौथा हिस्सा आप ला रहे हो, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी आप क्वार्टर की बात करोगे तो उस क्वार्टर को आप ध्यान में रख के, क्योंकि 12 महीने की बात है, अगर चौथा हिस्सा देखेंगे तो 3 माह है, तो इस 3 माह को ही हम क्वार्टर बोलते हैं। अब ये 3 माह कौन से, 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो अप्रैल, मई और जून, इसको बोलेंगे क्वार्टर 1।
जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसको बोलेंगे क्वार्टर 2। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको बोलेंगे क्वार्टर 3। और जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको बोलेंगे क्वार्टर 4। अब आप ये न्यूज़ देखिए, न्यूज़ में लिखा है कि भारत ने पोस्ट की है, इंडिया पोस्ट 8.2 की ग्रोथ रेट पोस्ट की है भारत की जीडीपी ने Q2 में। Q2 का मतलब क्या, क्वार्टर 2, अर्थात मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल, मई और जून, ये तो Q1 हो गया। और इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हो गया Q2। तो इन 3 महीनों में जो है भारत ने जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी पोस्ट करी है, तो आंसर है 8.2%। ठीक है, इतना जो है जीडीपी में वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। तो एक निश्चित अवधि का मतलब है, भारत में अगर बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अंडरस्टैंड, यस और नो? आगे बात करते हैं। अगला था देश की सीमा। देखो यहाँ पर 4 जीएसडीपी को समझने के लिए 4 चीज़ें हमने लिखी है। एक निश्चित अवधि समझ लिया, देश की सीमा इसको भी हमने समझा हुआ है, वस्तु और सेवाएं क्या होती है ये भी हमने समझा हुआ है, अंतिम मूल्य हम समझेंगे। सीमा का मतलब क्या है? सीमा का मतलब है कि ये जो भारत का पगड़ी वाला किसान है, ये पगड़ी वाला किसान कुछ पता नहीं खेत में कुछ उगा रहा है, तो ये जो उगाएगा बेचारा, इसने मान लो सपोज करो 50,000 रुपये की कुछ प्रोडक्ट, कुछ जो गेहूं है वो सब उगाया इसने, तो ये 50,000 रुपये भारत की जीडीपी में शामिल हो जाएंगे। राजस्थान का है तो राजस्थान की जीएसडीपी में भी शामिल हो जाएंगे। अब ये साला अमेरिका से आया है और इसने क्या किया, इसने यहाँ पर आईफोन की फैक्ट्री लगा दी। अब ये आईफोन बना रहा है, सपोज करो 5 करोड़ रुपए के आईफोन भारत में बना दे, तो ये 5 करोड़ रुपए ना, ये भी भारत की जीडीपी में जुड़ जाएंगे। क्योंकि सीमा कौन सी है? सीमा तो भारत की है ना। हालांकि सीमा पाकिस्तान की भी हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की। अब समझते हैं उत्पाद को, कि भाई उत्पाद क्या है। तो उत्पाद में देखो हमने समझा हुआ है, उत्पाद में 2 चीज़ें आती है, प्रोडक्ट में 2 चीज़ें आती है, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा। वस्तुओं में तो जो भी चीज़ बना रहे हो आप, कोलगेट से लेकर टूथपेस्ट से लेकर गेट, खिड़की, पेन, पेंसिल, कागज़, हर चीज़ जो है गुड्स में शामिल होती है। और सेवाएं जिनको आप छू नहीं सकते, बस आप महसूस कर सकते हैं, बैंकिंग सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा, इंटरनेट सेवा, होटल की सेवा, ये सब। अब बात करते हैं अंतिम मूल्य की। अंतिम मूल्य को देखो, समझो ध्यान से। अंतिम मूल्य होता है जब कोई वस्तु पूरी तरीके से तैयार हो जाए और सीधे ग्राहक को बेची जाए, तो उसकी जो कीमत होती है उसको अंतिम मूल्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल बनाते समय हम जो स्क्रीन बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, चिप बनाते हैं, ये सब इंटरमीडिएट है, ये बीच की टर्म है। इन सबको एक साथ फिर मोबाइल में मर्ज किया जाता है। उसके बाद जो मोबाइल की कीमत है उसको बोलते हैं अंतिम कीमत, अंतिम मूल्य। लेकिन जब मोबाइल को दुकान में जाकर 15,000 में बेचते हैं तो वही उसका अंतिम मूल्य है, अर्थात जीडीपी में 15,000 जोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे कि स्क्रीन के 5,000 रुपये जोड़ लिए, बैटरी के 3,000 रुपये जोड़ लिए, चिप के 2,000 रुपये जोड़ लिए, कवर के इतने जोड़ लिए और टोटल मिला के जीडीपी में जोड़े। ऐसे नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। केवल जो अंतिम मूल्य है, जब ग्राहक उसको खरीद रहा है तो उसको अंतिम मूल्य कहा जाएगा। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि बैटरी को सीधे ग्राहक ने खरीद लिया हो, सपोज करो फ़ोन में वो बैटरी नहीं लगी और वो जो बैटरी है उसको सीधे ग्राहक खरीद रहा है, तो फिर उस बैटरी का जो मूल्य है, तो फिर जो वो बैटरी है उसका जो मूल्य है वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ग्राहक जब खरीद रहा है तो उसी को हम अंतिम मूल्य बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको और समझिए कि जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रखा है, कंप्यूटर के पार्ट्स आपको बता रखा है। आप सपोज करो PSU है ये, और यहाँ पर हार्ड डिस्क दे रखी है, रैम दे रखी है, एक्सपेंशन कार्ड्स दे रखे हैं, मदरबोर्ड दे रखा है, CPU का कूलर दे रखा है, ये आपका जो प्रोसेसर दे रखा है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, माउस है। जब ये सारे मर्ज किए जाते हैं
इस केबिन के साथ, कंप्यूटर केस के साथ, और फिर इसको बेचा जाता है और इसका मूल्य सपोज करो 25,000 रुपये, तो ये 25,000 रुपये जीडीपी में काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड डिस्क के 5,000 आप 5,000 अलग से जोड़ रहे हो, फिर मदरबोर्ड के 5,000 जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं। ये जो कस्टमर खरीद रहा है इसको 25,000 में, वो जो मूल्य है, अंतिम मूल्य जो है, उसी को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने भारत में बना दिया क्या, स्पीकर बना दिए, अब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप अफ़गानिस्तान में, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में ये ट्रांसपोर्ट हो रखा है, तो फिर इसका मूल्य जो है आप जीडीपी में जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि ये फाइनल जो कस्टमर जो खरीदेंगे ना, वो फिर इसको सीधा स्पीकर को ही खरीदेंगे। ऐसे आपने किसी एक्सपोर्टर को दे दिए, तो उसको जो दिए है वो जो आपको पेमेंट करेगा वही आपकी जीडीपी में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर कस्टमर सीधा आपके पीएसयू खरीद रहा है तो फिर इसको जीडीपी में अलग से जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई कस्टमर मदरबोर्ड खरीद रहा है तो फिर मदरबोर्ड भी जीडीपी में जोड़ा जाएगा, वही इसका अंतिम मूल्य हो जाएगा। लेकिन अगर मदरबोर्ड को कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी खरीद रही है और फिर वो कंप्यूटर में लगा के उसको फिर बाद में बेच रही है, तो फिर वो इस दौरान वो जो है जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, वो दूसरी स्टेप में जीडीपी में जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे दोहराव नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप जो है सीमेंट बनाते हो और सीमेंट यहाँ से बनकर दूसरे व्यापारी ने खरीद ली, अब वो फिर दोबारा से कस्टमर को बेच रहे हैं, तो दोबारा जो कस्टमर को बेचेगा वो प्राइस, वो जो रेट है, वो आपकी जीडीपी में जोड़ा जाएगी जब वो उसको कस्टमर खरीदने के लिए वो बनी है। अब सीमेंट में सपोज करो जिप्सम इस्तेमाल होता है, उसके अलावा कई सारे और चीज़ें इस्तेमाल होती है, सिलिका वगैरह, तो उन सब का मूल्य हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम जो फाइनल जो कट्टा बन के आता है उसको जीडीपी में जोड़ते हैं, फाइनल प्रोडक्ट उसी को कस्टमर खरीद रहा है। अंडरस्टैंड? जो कस्टमर खरीद रहा है वही हमारा अंतिम मूल्य है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डॉक्टर की फ़ीस है, सपोज करो 500 रुपये, सीधी जीडीपी में जुड़ जाएगी। शिक्षक की कोचिंग जुड़ जाएगी, बस टिकट है, ये सब जो ग्राहक सीधे भुगतान करता है वही वस्तुओं का क्या है, अंतिम मूल्य है, और उसको ही हम जीडीपी में जोड़ते हैं। अब आखिर जीडीपी में अंतिम मूल्य ही क्यों जोड़ा जाता है? तो कारण सिंपल सी बात है, दोहरी गणना। देखिए, जब आपने मदरबोर्ड के 5,000 जोड़ लिए, ठीक है, अब वही मदरबोर्ड कंप्यूटर में जा रहा है, तो फिर उस मदरबोर्ड के वहाँ पर 5,000 जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंतिम मूल्य है उसको ही जीडीपी में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूं है, सपोज करो किसी किसान ने गेहूं उगाया और 1 क्विंटल गेहूं, सपोज करो 3,000 रुपये का उसने गेहूं उगाया 1 क्विंटल। अब उससे क्या हुआ, उसने उसका आटा बना दिया। मान लो उसने किसी को बेच दिया, उसने आटा बना दिया। आटा बनाने के बाद वह 3,500 रुपये का आटा बेचता है। अब 3,500 के बाद उसने फिर उसकी ब्रेड बना दी, तो ब्रेड बना के वो उतने ही आटे की ब्रेड वो 5,000 रुपये में बेचता है। अब आपने क्या किया, आपने 3,000 तो जीडीपी में यहाँ जोड़ दिए, 3,500 यहाँ जोड़ दिए और 5,000 यहाँ जोड़ दिए। तो इस किसान ने जो उगाया है उसका आपने देखो 5 और 3 8 और 3 11 500 रुपये जीडीपी में जोड़ दिए। अब आप देखो गेहूं तो ये भी वही था, गेहूं की कीमत यहाँ पे भी जुड़ गई और गेहूं की कीमत यहाँ पर भी जुड़ गई, अर्थात जो गेहूं है वो 3 बार जुड़ गया। इसका मतलब जीडीपी जो असल में इतनी है ही नहीं, जीडीपी तो केवल 5,000 रुपये जुड़ेगी जो इसकी अंतिम प्राइस है। आपको 11,500 करके आप जो है दोहरा काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हमको अंतिम मूल्य जोड़ना पड़ता है। और अगर दोहरा काउंटिंग नहीं होगी तब जाके वो वास्तविक उत्पादन को दर्शाएगी, जो रियल जो प्रोडक्शन है उसको दिखाएगी। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। अब इतना हमने बात कर लिया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम फिर से इस चीज को समझते हैं जो हमने डेफिनेशन देखी थी। हाँ, जीएसडीपी होती क्या है कि ए सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक निश्चित अवधि में, बिल्कुल वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, ऐसे बोल देंगे इसको,
राज्य की सीमा में उत्पादित, बिल्कुल ठीक है। समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य ही जीएसडीपी होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो है प्रचलित मूल्य क्या होता है और स्थिर मूल्य क्या होता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।